नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति और लद्दाख के नेताओं के बीच नई दिल्ली में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत जारी। भारत कुल वन क्षेत्र के मामलों में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा। वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में भारत विश्व में 3रे स्थान पर। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पिछले 11 वर्षों में 35 गीगावाट से 5 गुना बढ़कर 197 गीगावाट से अधिक हुई। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में जुटे। राष्ट्रीय जनता दल ने जीविका दीदियों को सरकारी नौकरियां देने का वायदा किया। भाजपा ने इसे खोखला वायदा बताया। और मौसम विभाग की तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तरी आंध्र प्रदेश में अनुसूची में शामिल करने की मांग कर सकता है। पिछले दर की वार्ताओं में केंद्र ने रोजगार में आरक्षण और निवास प्रमाण में मांग को समाधान किया है। नौसेना कमांडरों का अर्धवार्षिक सम्मेलन आज नई दिल्ली में हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना के भावी अभियानों और तैयारियों के बीच आज से शुरू हुआ 3 दिन का यह सम्मेलन मानवतापूर्ण माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे तथा विकसित भारत 2047 की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। प्रमुख कमांडरों के साथ नौसेना प्रमुख भारतीय समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करेंगे। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर सहित विभिन्न अभियानों के दौरान अदम्य साहसिक कार्य के लिए रक्षा कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रशस्ति पत्र प्रदान करने के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। राजपत्र में शामिल प्रशस्ति पत्र वायुसेना और थल सेना के कर्मियों के लिए है। राजपत्र में कर्नल कोशांक लांबा, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिस्ट और ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू को उनकी असाधारणीय वीरता के प्रदर्शन के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। भारत ने विश्व के कुल वन क्षेत्र में 9वें स्थान पर आकर वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इंडोनेशिया के बाली में खाद्य और कृषि संगठन से जारी वैश्विक वन संसाधन आंकलन 2025 में ये जानकारी दर्ज की गई है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि 10वें स्थान से 9वें स्थान पर आना एक बड़ी उपलब्धि है। ये प्रगति वन संरक्षण, वनीकरण और सामुदायिक प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता रेखांकित करती है। श्री यादव ने कहा है कि वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि में विश्व में भारत का 3रा स्थान बना हुआ है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम पहल से पूरे देश को पौधारोपण की प्रेरणा मिल रही है। वस्तु और सेवा कर बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों को पहुंच रहा है। पिछले महीने की 22 तारीख को इसकी शुरुआत हुई। इस कड़ी में आज आप सुनेंगे शिवांग की ये रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने मानव निर्मित रेशों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया है। मानव निर्मित धागों पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। वहीं 2,500 रूपए प्रति पीस तक के रेडीमेड कपड़ों पर अब 5% कर लग रहा है, जो पहले 12% हुआ करता था। सरकार ने 2,500 रूपए प्रति जोड़े तक के जूतों पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली के एक जूते के शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव मोहम्मद लतीफ ने कहा कि जूतों पर कर में कटौती से बिक्री में वृद्धि हुई है। जो अपना जीएसटी का अभी बेनिफिट मिला है एज ए गेस्ट हो कस्टमर्स को, तो काफी हैप्पी है कस्टमर और फुटफॉलिंग भी काफी अच्छी बढ़ी है इसके लिए, क्योंकि कस्टमर को पहले जिस जीएसटी में फर्क आता था और अब वहीं पर ही कस्टमर को 5% पे आ गया है, क्योंकि काफी अच्छा बेनिफिट है और कस्टमर के लिए, और कस्टमर भी काफी अच्छा फुटफॉलिंग हो रहा है। कर में कटौती से निर्माताओं पर बोझ कम हुआ है और उत्पाद उपभोक्ताओं के लिए अधिक किफायती हो गए हैं। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार। देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि आई है। यह वर्ष 2014 के 35 गीगावाट की तुलना में 5 गुना से अधिक बढ़कर 197 गीगावाट हो गई है। बड़े पनबिजली संयंत्र से उत्पादित बिजली इसके अतिरिक्त है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि सरकार ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि दर विश्व की सबसे तेज दरों में है। वर्तमान वर्ष में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों ने 5.6 गीगावाट जबकि राज्य एजेंसियों ने 3.5 गीगावाट बिजली खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित की है।
बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी और विपक्षी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वादे कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आता है तो सभी जीविका दीदियों यानी आजीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और संविदा कर्मचारियों को स्थायी सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी के चुनाव पर्यवेक्षक अशोक गहलोत आज महागठबंधन नेताओं के साथ चर्चा के लिए पटना में हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल के सरकारी नौकरी देने के वायदे को खोखला बताया है। भाजपा ने दावा किया है कि अगर एनडीए सत्ता में लौटती है तो राज्य में विकास की गति में तेजी आएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विश्वास व्यक्त किया है कि बिहार की जनता एक बार फिर विधानसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत देंगी। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तमिलनाडु के अधिकांश तटीय जिलों में वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र अगले 12 घंटों में अधिक गहन दबाव में बदल सकता है और 24 घंटों में उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के बीच से भी गुजर सकता है। दक्षिणी बंगाल की खाड़ी में एक अन्य निम्न दबाव के कारण दक्षिणी जिलों में भी बारिश जारी रहने का अनुमान है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्षा वाले क्षेत्र में जिला कलेक्टरों से भी बातचीत की है। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि प्रदान की गई है। आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उपस्थिति में यह समारोह आयोजित किया गया। श्री चोपड़ा की वर्दी पर उनके नए पद का प्रतीक चिन्ह लगाकर उन्हें आधिकारिक रूप से पदोन्नत किया गया है। नीरज चोपड़ा 2 बार ओलंपिक पदक विजेता है। नीरज चोपड़ा अगस्त 2016 में नायब सूबेदार के पद पर एक जूनियर कमीशन अधिकारी के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए। 2 साल बाद उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और फिर 2021 में खेल के क्षेत्र में उनके प्रदर्शन के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। नीरज को 2021 में सूबेदार के पद पर भी पदोन्नत किया गया। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में अपने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने के बाद 27 वर्षीय नीरज चोपड़ा को 2022 में भारतीय सेना के सर्वोच्च शांति पदक परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया और उसी वर्ष उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र। इंदौर में आईसीसी महिला विश्व कप में आज दोपहर बाद 3 बजे से पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड से हो रहा है। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। अभी तक टूर्नामेंट में दोनों अजेय रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल राष्ट्रपति भवन में दीपावली समारोह में भाग लिया। उन्होंने भारत के निवासियों और अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री ट्रंप को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में भारत और अमेरिका की मजबूत साझेदारी की सराहना की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस्रायल से कहा है कि अगर हमास निरस्त्रीकरण से इनकार करता है तो उसे मिटा दिया जाएगा, लेकिन अगर हमास सहयोग करता है तो लड़ाकों को बख्शा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि गाजा में विदेशी सैनिकों पर कोई भी फैसला इस्रायल को लेना है, हालांकि तुर्की आमने सामने इसकी भूमिका निभा सकता है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्रालय की उच्चाधिकार प्राप्त समिति और लद्दाख के नेताओं के बीच नई दिल्ली में विभिन्न मुद्दों पर बातचीत जारी। भारत कुल वन क्षेत्र के मामलों में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 11 वर्षों में 35 गीगावाट से 5 गुना बढ़कर 197 गुना गीगावाट हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं और मौसम विभाग की तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तरी आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।